Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. And today we are back again with another video. So without wasting any further time, let us quickly begin. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल एन एसपीसी फॉर्मेट। मतलब एसपीसी का जो टेम्पलेट होता है उसे हमें कैसे फिल करना चाहिए और फिल करने के बाद हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है, सो बिफोर वी मूव अहेड टेम्पलेट के साथ हम एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था। सो हमारा पिछला जो वीडियो था दैट वाज बेसिकली ऑन कैपेबिलिटी स्टडी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, कैपेबल प्रोसेस क्या होता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स हाउ टू फिल द टेम्पलेट एंड हाउ टू इंटरप्रेट इट। ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी इन द वीडियो कि ये 13 मेजर स्टेप्स थे जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वॉज व्हाट इज अ कैपेबल प्रोसेस, कैपेबल प्रोसेस क्या होता है। सेकेंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशन, जो हमने कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन देखा था। थर्ड इज हमने सीपी और सीपीके को विजुअलाइज करके देखा था कि कैसे कैसे स्प्रेड कम होता है तो हमारा जो स्प्रेड कम होता है जब मीन शिफ्ट होता है तो कैसे सीपी और सीपीके हमारा मूव करता है। ठीक है, देन हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन वॉइस ऑफ कस्टमर एंड वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। देन हमने ये भी देखा था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस पे हम बेसिकली फोकस करते हैं, तो उसमें मीन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। देन हमने देखा था कि स्टेबल और अनस्टेबल प्रोसेस क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। वी ऑल्सो स्टडीड द टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब जैसे वेरिएबल और एट्रीब्यूट डेटा होता है तो क्या कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं और किस केस में हमें कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहिए। देन हमने क्विकली एक सेंटर लिमिट थ्योरम रिव्यू किया था, है ना, कि क्या होता है। एंड देन उसके बाद फिर हमने एक्स बार और आर चार्ट का कंसेप्ट को रिव्यू किया था कि व्हाट इज एक्स बार चार्ट एंड व्हाट इज आर चार्ट। देन उसके बाद हाउ टू मेक एन एक्स बार चार्ट एंड हाउ टू मेक एन आर चार्ट। एंड वंस हम वी हैव मेड एन एक्स बार चार्ट एंड वी हैव मेड एन आर चार्ट, देन हाउ टू इंटरप्रेट इट, है ना। हमारे पास अगर सामने एक्स बार चार्ट है और आर चार्ट है तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें वो भी हमने अच्छे से देखा था। देन हमने देखा था कि मल्टीपल सिचुएशंस में किस किस तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं एक्स बार चार्ट और आर चार्ट में, वो भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। एंड उसमें हमें क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी हमने देखा था। देन हमने फिर सीपी सीपीके का फॉर्मूला क्या होता है वो देखा था, कैसे कंप्यूट करते हैं एंड जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था, है ना। सो कैलकुलेटिंग सीपी एंड सीपीके एंड इंटरप्रेटिंग सीपी एंड सीपीके, तो ये 13 पॉइंट्स थे जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। नाउ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसपीसी का टेम्पलेट हम कैसे भरते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक बेसिक टेम्पलेट है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया आपको समझाने के लिए। सो बेसिक टेम्पलेट ऐसा ही होता है, आप कहीं भी देखोगे। सो इसमें कई जगहों पर हिस्टोग्राम ऐड हो जाता है, टेम्पलेट चेंज हो जाता है। जैसे आपको ये जो दिख रहा होगा ये लैंडस्केप में है, कुछ लोग इसे पोर्ट्रेट में बना लेते हैं। सो डिज़ाइन कैन कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन आपका जो मेन कंटेक्स्ट होता है वो ऐसे ही फिल होता है। तो मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सा होता है टेम्पलेट। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इतनी बड़ी शीट में इतना सारा डेटा कैसे भरना है। तो मैं एक एक करके एक एक सेल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस टेम्पलेट में सबसे पहले आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं पैरामीटर, किस पैरामीटर पे हमें कैपेबिलिटी स्टडी करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर वेट पे कैपेबिलिटी स्टडी करनी थी। ठीक है, द सेकेंड इज कि वेट तो कर रहे हैं बट हम किस चीज़ का वेट स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हम शाफ्ट का जो एक्स पार्ट नंबर है उसका हम वेट स्टडी कर रहे हैं, किस मशीन पर है, ये उसका मशीन नंबर हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमने यहाँ पर डाला डेट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 फरवरी 21 डाल दिया। तो जिस दिन भी आप कैपेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं आप यहाँ पे डेट डालिए। देन उसके बाद आता है साइज। साइज बेसिकली इज योर जिस स्पेसिफिकेशन पे आप काम कर रहे हैं उसका कस्टमर की वीओसी क्या है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट या वेट की है 500 ± 25 ग्राम्स, ये कस्टमर का वॉइस है। ठीक है, तो अब हमने इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दिया यूएसएल और एलएसएल में। तो इसका एलएसएल हो गया 500 - 25, तो ये हो गया 475, और यूएसएल हो गया 500 + 25 यानी 525। ठीक है, फिर उसके बाद किसने चेक किया उसका नाम आ गया, उस एम्प्लॉय का या उस ऑपरेटर का। ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल आ गया। तो आपको ध्यान होगा मैंने इस टेबल का जिक्र भी किया था अपनी वीडियो में। तो इसमें क्या है कि
आप यहाँ पर हमें सैंपल साइज दिख रहा है और यहाँ पर इन सैंपल साइज के अगेंस्ट में D1, D2, D3 सॉरी D2, A2 और D4 इनके क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमारे टेम्पलेट का पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपका सैंपल साइज 5 है या 4 है या 3 है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या D2 होगा, क्या A2 होगा, क्या D4 होगा, हम इस टेबल से उठाएंगे। सो वी डू नॉट हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। तो हमने ये फिल कर दिया। अब आप इसको देखिए जो येलो कलर से हाईलाइट है, सो ये बेसिकली क्या है, ये वो डेटा पॉइंट्स हैं या वो सब ग्रुप्स हैं जिसमें हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर SG बेसिकली है सब ग्रुप। तो आप देखिए SG 1 से लेकर SG 20 तक, मतलब यहाँ पर हमने 20 सब ग्रुप लिए, 20 सब ग्रुप्स, एंड इन सब ग्रुप्स में हमने 5-5 रीडिंग लिए। सो सब ग्रुप 1 हैज 5 रीडिंग, सब ग्रुप 2 हैज 5 रीडिंग्स, तो टोटल में 5 × 20, तो टोटल जो हमारे पास रीडिंग्स हो गई वो हो गई 100 रीडिंग्स, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं किस तरीके का मेरा पार्ट है, किस तरीके की टेस्टिंग है, इज इट ए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगेन वो सारी चीज़ों पे फोकस करके हम वो चार्ट जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि अगर आपका वेरिएबल डेटा है या एट्रीब्यूट डेटा है, वेरिएबल में है तो क्या सिचुएशन है, तो किस केस में कौन कौन सा चार्ट लेना चाहिए। तो मोस्टली X/R चार्ट यूज होता है, इसीलिए वीडियो मैंने X/R चार्ट पे बनाई है, ठीक है। तो लेट अस से कि हमने बोला हम 5 पीसेस लेंगे एवरी आवर, ठीक है। तो हम हर घंटे 5 पीसेस ले रहे हैं, तो हमारे पास ये 20 घंटे का डेटा हो गया एंड 100 पीसेस का डेटा हो गया। तो हमने इस डेटा को यहाँ पर एज इट इज कैप्चर कर दिया। तो हमने जब फर्स्ट 5 पीसेस लिए तो उसका जो रीडिंग्स आई वो 504, 497, 497, 497, 498, लेट अस से ये नंबर्स निकल कर आए, ठीक है। सेकेंड राउंड में गया है, थर्ड राउंड में गया है, हमने इसे फिल कर दिया। तो अब देखिए जो इसके बीच का वेरिएशन है, अगर आप इसमें देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू है 498 और मैक्सिमम वैल्यू है 504। सो 498 से 504 इस ग्रुप का वेरिएशन है, तो इसे बोलते हैं विद इन सब ग्रुप वेरिएशन। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 2 टर्म बताए थे, विद इन सब ग्रुप एंड बिटवीन सब ग्रुप। तो जब सब ग्रुप के अंदर कोई वेरिएशन हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस सब ग्रुप के अंदर का जो वेरिएशन है वो विद इन सब ग्रुप वेरिएशन होगा, और इसके बीच का जो वेरिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आप इस पूरे डेटा को देखेंगे तो 492 से लेकर 508 तक का वेरिएशन है। तो इन दोनों के बीच का जब वेरिएशन देखोगे आप SG1 और SG2 का, तो ये हो जाएगा बिटवीन सब ग्रुप वेरिएशन। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो SG1 और SG3 का भी देखोगे वेरिएशन, तो ये बिटवीन सब ग्रुप वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे समझा जाता है वेरिएशन को। तो मैंने क्या किया, पहले 100 रीडिंग्स को लिस्ट डाउन कर दिया। अब हर सब ग्रुप का मैंने निकाला एवरेज और हर सब ग्रुप का मैंने निकाला रेंज। तो एवरेज में मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया इक्वल्स टू एवरेज, और ये मैंने सेल्स सेलेक्ट कर लिए, तो मेरा यहाँ पर एवरेज आ गया। जब मुझे रेंज कंप्यूट करना है तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि मैक्सिमम ऑफ दिस माइनस मिनिमम ऑफ दिस, तो मेरा रेंज आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे सब ग्रुप्स के एवरेज निकाल दिए और सारे सब ग्रुप्स के रेंज निकाल दिए। तो जब मैंने ये रेंज निकालकर यहाँ पर वैल्यू डाल दिया तो मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने एवरेज निकाल दिया, तो अब हम X डबल बार निकालते हैं। तो X डबल बार जो होता है वो ये जितने मैंने 20 एवरेजेस निकाले हैं, इन 20 एवरेजेस का एवरेज होता है वो। तो ये जो एवरेज है आपके फर्स्ट सब ग्रुप का एवरेज है, ये जो है ये सेकेंड सब ग्रुप का है। तो ऐसे ही आपके पास 20 सब ग्रुप के एवरेज आ गए। तो इस एवरेज का जब आप एवरेज निकालोगे तो वो X डबल बार हो जाएगा, और जब आप इन 20 रेंजेस का एवरेज निकालोगे तो वो R बार हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप रेंज का एवरेज निकाल रहे हो और यहाँ पर एवरेज का एवरेज निकाल रहे हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेम फॉर्मूला लगा के कि जो यहाँ पर टोटल था इसको टोटल किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज, तो नंबर ऑफ एंट्रीज हो गए 20, तो मेरे पास X डबल बार आ गया। उसी तरीके से R बार आ गया। R बार का सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर कि टोटल आप सम कीजिए सारे रेंजेस का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी 20। तो मेरे पास X बार भी आ गया, मेरे पास R बार भी आ गया। अब मुझे चाहिए सिग्मा, है ना, सिग्मा मतलब डेविएशन। तो सिग्मा का क्या फॉर्मूला देखा था हमने अपने वीडियो में, R बार बाय D2। तो R बार मुझे मिल गया यहाँ से 10.6, ठीक है। और D2 क्या है, मेरा सैंपल साइज इज 5, D2 आप यहाँ पे देखिए D2 इज 2.33। सो 10.6 डिवाइडेड बाय 2.33, ये मेरा आ गया सिग्मा। तो अगर मुझे समझना है कि 3 सिग्मा कितना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 3 सिग्मा हो गया। 6 सिग्मा निकालना होगा तो इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 सिग्मा आ जाएगा। तो अब हम CP के निकालते हैं। तो CP और CPK का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, हमने CP का फॉर्मूला निकाला था USL माइनस LSL अपॉन 6 सिग्मा। तो USL और LSL क्या था, USL था मेरा 525 और LSL था 475। तो 525 माइनस 475 और डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। 6 सिग्मा हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 27.17, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया
और ये फॉर्मूला लगाने के बाद अब देखिए मैंने यूएसएल और एलएसएल यहाँ पे लगा रखा है। तो जब आप इस पे देखिए मैं आपको डबल क्लिक करके फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है कि यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। अब हम सीपीके निकालेंगे। तो सीपीके यहाँ पर देखिए एक अपर साइड में एक लोअर साइड में है, ठीक है। तो अपर साइड का क्या फॉर्मूला होता है, यूएसएल माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, और लोअर साइड का होता है एक्स डबल बार माइनस एलएसएल अपॉन 3 सिग्मा। तो इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू आती है वो हमारा सीपीके हो जाता है, राइट। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1.91, और जब मैंने सीपीएल को कैलकुलेट किया तो आ गया 1.77, ठीक है। तो इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, 1.77। तो मेरा सीपी के आगे 1.77। तो मेरा सीपी भी 1.66 से ज़्यादा है, 1.33 से भी ज़्यादा है, और सीपी के भी ज़्यादा है। तो मेरा प्रोसेस इज स्टेबल, एक्सीलेंट। स्टेबल तो है ही है ना। तो अब वो भी कैसे पता चलेगा स्टेबल है कि नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीपी और सीपी के अच्छा है तो मेरा प्रोसेस इज एक्सीलेंट। तो यहाँ पर मैंने फिर मैं यूसीएल और एलसीएल निकालूंगा, ठीक है। यूसीएल एलसीएल एक्स बार चार्ट प्लॉट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है यूसीएल का, एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। तो मेरे पास एक्स डबल बार भी है, यहाँ पे आर बार भी है। और A2 कैसे निकालूंगा मैं, A2 निकालने के लिए मैं देखूंगा 5 सैंपल साइज के लिए A2 इज 0.58, ठीक है। तो मैं वो फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर यूसीएल निकालूंगा और एलसीएल निकालूंगा जब मुझे एक्स बार को प्लॉट करना है। जब मुझे आर चार्ट को प्लॉट करना है तो आर चार्ट को प्लॉट करने के लिए यूसीएल का फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार, और एलसीएल के लिए होता है D3 इंटू आर बार। तो मेरे पास आर बार की वैल्यू भी है और यहाँ से मेरे को D4 D3 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो मेरे को मेरा आर बार के लिए यूसीएल एलसीएल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे मेरा सीपी पता चल गया, मुझे मेरा सीपी के पता चल गया। तो दोनों हायर है मेरा 1.33 के या 1.67 के भी। तो अब मैं अपने इस चार्ट में मैंने हाईलाइट कर दिया है ना। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है कि अगर मेरा सीपी इज ग्रेटर देन 1.67, अगर येस है और सीपी के भी हायर है तो यहाँ पर कंट्रोल्ड आ जाएगा, और अगर नहीं है, कंडीशन फुलफिल होती है तो ये नॉट कंट्रोल्ड आ जाएगा, मतलब मेरा प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, आप इसको डायरेक्टली वैल्यू देखकर भी फिल कर सकते हैं कि आपका सीपी और सीपी के हाई है मतलब आपका प्रोसेस कंट्रोल में है, नहीं है तो प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो ये एक बेसिक तरीका होता है। मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको ये 1 पेज में दिखाई पड़ जाए ये रिपोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा और मिनिमाइज करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे एक 1 पेज का रिपोर्ट आ जाता है जब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो अब आइए हमने जो अपनी वीडियो में डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जब मैं एक्स बार चार्ट प्लॉट करता हूं तो एक्स बार चार्ट प्लॉट करने के लिए ये मेरी एंट्रीज हो गई, जो मैंने एक्स बार की 20 एंट्रीज निकाली थी, ठीक है। कैसे निकाली थी, इनका एवरेज निकाला, फिर इसका एवरेज निकाला। जब इनको मैंने प्लॉट किया और यूसीएल एलसीएल भी मैंने यहाँ पर प्लॉट किया था, एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार और एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार। तो इनके बीच में जब मैंने वैल्यूज को प्लॉट किया तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मेरे यूसीएल या एलसीएल से बाहर गया है। तो मैं कह सकता हूं मेरा प्रोसेस स्टेबल है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर 497 है, मैंने यहाँ पर 600 डाल दिया। तो मैंने जैसे ही 600 डाला तो अब देखिए मेरा ये जो पॉइंट है ये मेरे यूसीएल से बाहर चला गया, ठीक है। तो ये मैं देखते ही बोल सकता हूं कि मेरा प्रोसेस स्टेबल नहीं है। तो अनस्टेबल प्रोसेस पे कभी भी एसपीसी नहीं करना चाहिए, वो सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। ऐसे कंट्रोल Z कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा जो सीपी आ रहा है वो 1.84 आ रहा है और सीपी के आ रहा है 1.77 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जितना आप अपने मीन के पास प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे आपका सीपी के उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब आइए इसको लाइव करके देखते हैं। तो इस वाले केस में आपका मीन है 500, ठीक है, अपर लिमिट है 525 और लोअर लिमिट है 475। तो जितना आप 500 के पास प्रोडक्ट्स को बनाएंगे उतना आपका सीपीके बढ़ेगा, ठीक है। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो मैंने रैंडमली ग्रुप 7 ले लिया। अब मैं यहाँ पर एंट्रीज को 500 कर देता हूँ, ठीक है। मैनुअली मैं इनको 500 कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम अपना सीपीके देखते हैं। तो देखिए पहले 1.77 था, अब मेरा सीपीके कितना हो गया 1.88। तो जितना ज्यादा आप मीन के पास प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना आपका सीपीके इंप्रूव होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है, मैं सब कुछ 500 बना रहा हूं। तो सीपी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉलरेंस में मैं कितने ज्यादा पार्ट्स बना रहा हूं वो भी मेरा सीपीके दिखाता है। तो अगर मैं इन सबको 500 कर दूंगा, यानी मैं एक ही जगह पे या एक ही रेंज में पार्ट्स को बना रहा हूं, तो मेरा सीपी भी इंप्रूव हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर आपको सीपी इंप्रूव करना है फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे ये टेम्पलेट है, मैंने आपको बोला कि आप जो है इस डेटा में कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए कि आपका सिर्फ सीपीके बढ़े। तो आपको सीपीके बढ़ाना है, फोकस करना है, तो आप फोकस करिए कि आपके जितने पार्ट्स हैं वो 500 के आसपास रहें। अभी यहाँ तो मैंने रैंडमली सब में 500 डाल दिया, ठीक है। मैं इसे कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ जो पहले डेटा था। तो अभी तो मैंने सब कुछ 500 के एग्जैक्टली 500 डाल दिया था, इसीलिए मेरा सीपी भी बढ़ गया और सीपीके भी बढ़ गया। लेकिन अगर आपकी मैक्सिमम एंट्रीज 500 के आसपास होंगी, 499, 501, 502 या मे बी 498, उतना ज़्यादा आपका सीपी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके सारे पार्ट्स आसपास ही हैं, जैसे 497 से लेके 500 के बीच में सारे आपके पार्ट्स बन गए, तो आपका सीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसे बनाते हैं तो इसमें सारे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ये नंबर चेंज करना पड़ता है। जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिक्स है कि आपको इस पार्ट में 5-5 का सैंपल साइज लेकर ही काम करना है, तो एक बार आपने ये शीट बना ली तो ये फिक्स हो गया। तो आपको हर बार सिर्फ ये एंट्रीज चेंज करनी होंगी। आपको ऊपर की ये जो डेट हो गया, किसने परफॉर्म किया, किस मशीन पे परफॉर्म किया, ठीक है, और आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करना होगा, बाकी सेम रहने का है। मगर अगर आपको ये चेंज करना है कि नहीं मेरे को 5 नहीं 4 सैंपल साइज का लेना है ना, या 8 सैंपल साइज का लेना है, तो जो भी आप चेंजेस करोगे तो उस हिसाब से आपको अपने फॉर्मूले में जो आपने D2, A2, D4 है ना, इनके वैल्यूज ले रखे हैं, वो वैल्यूज आपको फॉर्मूला में चेंज करने पड़ेंगे। तो जब आप कर लोगे तो आपका ये कैपेबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाता है। तो काफी सिंपल है ना, कंसेप्ट्स अपने को बिल्कुल क्लियर रखने हैं, कैसे इस शीट को भरना है। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि थ्योरेटिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब उनके सामने एक्चुअल में एक प्रोसेस कैपेबिलिटी शीट आ जाती है तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। पढ़ना कैसे इस शीट को, तो इस शीट को ऐसे ही पढ़ना है। अब आप देखिए ये आपके पास एक्स बार चार्ट अवेलेबल है, तो आपको दिख रहा है कि आपका प्रोसेस जो है कंसिस्टेंटली यूसीएल एलसीएल में काम कर रहा है, स्टेबल है। तो अब आप फोकस कर सकते हैं कि कैसे आप जो ये पार्ट्स हैं इनमें कैसे आप इसको मीन के पास शिफ्ट कर सकते हैं, या कैसे ये जो आपका डिफरेंस है यूसीएल और एलसीएल का, इसको और कैसे कम कर सकते हैं। तो ये बैंड जितना पतला होगा उतना अच्छा आपका प्रोसेस होगा, उतना स्टेबल, उतना ज़्यादा कंट्रोल्ड आपका प्रोसेस रहेगा, उतने सुकून से आप अपने शॉप फ्लोर पे काम कर पाएंगे। तो आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमने थ्योरी में लास्ट वीडियो में देखा था उसको प्रैक्टिकल में कैसे शीट में फिल किया जाता है और उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको इसी टेम्पलेट में बनाना है जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप अपने आप से ड्राफ्ट कर सकते हैं। कंटेंट ये सारा होना चाहिए। आप इसमें अपना एक्स बार चार्ट प्लॉट करिए, आर चार्ट प्लॉट करिए। भी देखिए आर चार्ट हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, इसमें भी सेम है, आपका यूसीएल है और इसका एलसीएल मोस्टली जीरो होता है, क्योंकि रेंज आपका कम से कम माइनस में तो जाएगा नहीं, है ना। तो आपका रेंज जो है वो जीरो होता है। अगर जीरो वेरिएशन होगा, मान लो आपके सारे पार्ट्स एक डायमेंशन के बन रहे हैं, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम जीरो हो जाएगा। तो आपका आप देखेंगे ना एलसीएल मोस्टली, इसलिए हम D3 को ना जीरो लेते हैं, तो आपका एलसीएल जो निकल कर आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो आप यहाँ भी देखिए, ये आपका यूसीएल हो गया रेंज के लिए, ये हो गया एलसीएल, और आपके कंसिस्टेंटली जो रेंजेस चल रहे हैं वो इसमें चल रहे हैं। तो हमने अपने वीडियो में ये भी देखा था कि आप सिर्फ एक्स बार चार्ट को देखकर ये नहीं कंफर्म कर सकते कि आपका प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है, आपको आर बार चार्ट भी देखना होता है। तो दोनों चार्ट में हम देख सकते हैं कि यूसीएल और एलसीएल के बीच में कंसिस्टेंटली मेरा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस कंट्रोल्ड है, प्रोसेस स्टेटस इज हेल्दी, ठीक है। तो आई बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, आई विल मेक श्योर कि मैं उन पे रिवर्ट करूंगा। This is it for today's video guys. Thank you for your time and thank you for watching. I believe आपको content काफी पसंद आया होगा. So if you found the content meaningful, do not forget to like the video and subscribe to my channel. Also do not forget to hit the bell icon to stay tuned to the latest updates, and feel free to share the video with your friends. You can also follow us on Instagram and Facebook. We will be back again with another video. Until then, bye bye.